19 नवंबर 2008 के दिन उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के लालकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 24 साल की लड़की अपने फूफा रमेश चंद के गांव मोटा हल्दू में रहती है और वहीं से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जॉब करती है, जो मोटा हल्दू से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर भोटिया पड़ाव नामक जगह पर वो जॉब करने के लिए जाती है। सुबह 10 बजे वो मोटा हल्दू से भोटिया पड़ाव जॉब करने के लिए निकलती है और भोटिया पड़ाव से मोटा हल्दू वापस आने के लिए लगभग उसको 7 बज जाते हैं। प्रीति शर्मा इस जॉब से काफ़ी खुश होती है, लेकिन एक दिन प्रीति शर्मा की ज़िंदगी में ऐसा दिन आता है जो उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों, वो दिन था 19 नवंबर 2008 का। उस दिन प्रीति शर्मा शाम के करीब 7 बजे तक अपने घर पर पहुंच जाती थी, लेकिन इस बार वो शाम के 7 बजे तक अपने घर पर नहीं आती है। तो रमेश चंद, जो प्रीति शर्मा का फूफा होता है, वो प्रीति शर्मा को कॉल करता है, लेकिन प्रीति शर्मा का फ़ोन नॉट रीचेबल आता है और उसके कुछ ही मिनटों बाद प्रीति शर्मा का फ़ोन बंद आने लगता है। लगभग रात के 9 बज जाते हैं, प्रीति शर्मा घर पर नहीं आती है। फिर रमेश चंद्र अपने परिवार के साथ प्रीति शर्मा की खोज के लिए भोटिया पड़ाव रास्ते पर निकल जाता है। लगभग 2 घंटे तक खोजबीन के बाद प्रीति शर्मा का कोई भी पता नहीं चलता है। लगभग रात बीत जाती है। प्रीति शर्मा के बारे में रमेश चंद और उसके परिवार को कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। मोटा हल्दू नामक गांव के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन प्रीति शर्मा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद अचानक रमेश चंद को पता चलता है कि पास के ही गांव भगवानपुर में एक गन्ने के खेत में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो रमेश चंद अपने परिवार के साथ तुरंत भगवानगंज के उस खेत में पहुंच जाता है जिस खेत में लड़की की लाश पड़ी हुई है। रमेश चंद जैसे ही उस लाश को देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि ये लाश किसी गैर की नहीं है, बल्कि उसकी भतीजी प्रीति शर्मा की है। फिर तुरंत रमेश चंद्र समय न गवाते हुए लालकुआं पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाता है हत्या का। तो पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और तुरंत भगवानपुर घटना स्थल पर पहुंच जाती है, जहां पर प्रीति शर्मा की लाश पड़ी हुई होती है। पुलिस जैसे ही उस लाश को देखती है, पुलिस की होश उड़ जाती हैं। वो देखते हैं कि लड़की की लाश निवस्त्र पड़ी हुई है। लड़की की लाश पर एक भी कपड़ा नहीं है, बल्कि वो देखते हैं कि लड़की के साथ काफ़ी ज़ोरदार मारपीट की गई है, क्योंकि उसके शरीर पर जूतों के कई घाव मिले थे। साथ ही पुलिस जांच करती है तो लड़की के प्राइवेट पार्ट में पेन भी घुसाया गया था और उसके फर्श के पट्टे से ही उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस आसपास के सबूत इकट्ठा कर लेती है और उन लोगों से पूछताछ करती है जिन्होंने उस लाश को देखा था, और साथ ही पुलिस फिर प्रीति शर्मा की लाश को लालकुआं पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और तमाम लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर पुलिस प्रीति के फूफा रमेश चंद से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को रमेश चंद से कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। फिर पुलिस प्रीति शर्मा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिससे अपराधी का पता लगाया जा सके, लेकिन पुलिस को प्रीति के मोबाइल में ऐसा कोई भी अनजान नंबर नहीं मिलता है जिससे प्रीति की आखिरी बार कॉल की गई हो। आखिरी बार कॉल सिर्फ उसकी रमेश चंद से ही की गई थी, क्योंकि प्रीति शर्मा किसी से कोई भी संबंध नहीं बनाती थी। प्रीति शर्मा अपनी जॉब में ही खुश थी। फिर पुलिस हर पहलू की जांच करती है, लेकिन पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाती है। कई दिन बीत जाते हैं। प्रीति शर्मा के फूफा रमेश चंद पुलिस पर जोर डालते हैं कि इस केस को सॉल्व करो और कातिल को पता लगाओ कि आखिर प्रीति शर्मा की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की है। पुलिस के होश तो तब उड़ते हैं जब पुलिस के पास प्रीति शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें डॉक्टर बताते हैं कि प्रीति शर्मा के साथ बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। साथ ही पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई है, फिर उसके कपड़े फाड़े गए हैं और उसको लातों घूंसों से पीटा गया है, जिससे उसके घाव पर कई लातों और घूंसों के निशान मिले थे। फिर उसी के बैग के पट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। लेकिन दरिंदे यहाँ पर भी नहीं माने और उन्होंने एक पेन प्रीति शर्मा के प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया, जिससे तड़प कर प्रीति शर्मा की मौत हो गई। पुलिस इस केस में कड़ी मेहनत करती है, लेकिन पुलिस
इस केस की कोई भी सटीक जानकारी नहीं निकाल पाती है, ना ही किसी अपराधी को गिरफ्तार कर पाती है। लगभग इस केस को 1 से 1.5 महीने बीत जाते हैं। तो यहाँ पर रमेश चंद्र जो डॉग स्क्वाड की मांग करता है कि इसी से कातिल का पता लगाया जा सके। जैसे ही पुलिस घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को ले जाती है तो पास में ही एक केमिकल की फैक्ट्री में वो डॉग स्क्वाड पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि यहाँ पर कोई भी अपराधी नहीं है। साथ ही पुलिस भोटिया पड़ाव के सीसीटीवी कैमरे भी खंगालती है कि कोई अनजान व्यक्ति प्रीति शर्मा का पीछा तो नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। लेकिन पुलिस इस केस में एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम भास्कर जोशी होता है, जो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो वो कहता है कि मोटा हल्दू गांव का मैं रहने वाला हूं और मैं प्रीति शर्मा से कई दिनों से प्यार कर रहा हूं, लेकिन एक दिन मैंने प्रीति शर्मा से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्रीति शर्मा मुझे मना करने लगी। तो मैं नशे का आदी था, तो मैं एक दिन प्रीति शर्मा को रास्ते में पकड़ लेता हूँ और उसको गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता हूँ, साथ ही उसकी हत्या कर देता हूँ। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं इस केस में कोई मिस्टेक लगती है, क्योंकि भास्कर जोशी जो भी बयान देती है पुलिस को, वो एक भी मैच नहीं होते हैं, ना ही उनकी टाइमिंग मैच होती है, ना ही उसके बोलचाल मैच होते हैं।